ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स इज़ नॉट अ सेक्शन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस. ओके, जनरल अवेयरनेस में होता क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 sections. सो द फर्स्ट वन इज स्टैटिक जीके. The second one is your banking awareness. और हमारा थर्ड सेक्शन होता है करंट अफेयर्स. ठीक है, तो इसमें आपने याद क्या रखना है कि जैसे हमारा कौन सेक्शन होता है, ठीक है, तो कौन सेक्शन क्या हम डायरेक्टली फर्स्ट जैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं ना, हम क्या करते हैं उसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं अप टू वर्ड प्रॉब्लम्स हाई लेवल. ठीक है, पहले दिन हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब अच्छे से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, राइट. तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल. Now, what do you mean by basic in general awareness? So, our basic step is static GK. Okay, the first step, what you have to do, आपको static GK करना है. Now, what do you mean by static? Static का मतलब होता है constant, जो कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, अब कांस्टेंट जीके कैसे होता है? जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, इट स्टैंड्स फॉर जनरल नॉलेज. सो स्टैटिक जीके में होता क्या है यूजुअली, जैसे कि जैसे नागपुर महाराष्ट्र में है गोरेवाड़ा नेशनल पार्क. तो गोरेवाड़ा नेशनल पार्क जो कि नागपुर महाराष्ट्र में, वो मुझे आके ये तो नहीं बोलेगा कि रूपाली मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे ना नागपुर महाराष्ट्र में नहीं रहना, अब मुझे जाना है हैदराबाद तेलंगाना में. ऐसा तो नहीं बोलेगा वो. ये रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, वो कल आके मुझे ये तो नहीं बोलेगा कि रूपाली अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ना मुंबई महाराष्ट्र में जाना. ऐसा तो बोलेगा नहीं, मतलब चेंज तो होगा नहीं. जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, वह खुद चल के कहीं तो जाएगा नहीं, या चेंज तो होने वाला नहीं है बार बार. ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ ऑफ स्टैटिक जीके, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके. जैसे कैपिटल करेंसीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, डैम्स, रिवर्स, ये जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, ये उठकर कहीं पे जाने वाले नहीं है. हाँ, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होती है जहाँ पर कुछ चेंज होता है. जैसे कि अभी रिसेंटली इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, है नहीं मतलब थी ओल्ड कैपिटल, वो चेंज होकर बन गई है अभी बोर्नियो. जैसे घर पे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, बॉर्न. तो उसी बॉर्न से याद रखो कि इंडोनेशिया की कैपिटल कर दी गई है बोर्नियो. ठीक है, अब यहाँ पर स्टैटिक जीके की अब आपको लग रहा होगा कि स्टैटिक जीके में करना क्या है, हमें क्या पढ़ना है. तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स है स्टैटिक जीके में. टेम्पल्स है, एयरपोर्ट्स है, स्टेडियम्स है. ठीक है, तो ये इसके लिए आपने करना क्या है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है विकास सावंत एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना है. एंड आफ्टर सब्सक्राइब आपने करना क्या है कि एक स्टैटिक जीके की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर. ठीक है, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे टॉपिक्स के क्विजेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो वहाँ से आपको टॉपिक्स पता चल जाएगी. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में भी बताई थी कि आपको आपके लिए हमने स्टैटिक जीके की बुक बनाई है, बैंकिंग अवेयरनेस की बुक बनाई है. हर मंथ हमारी मैगजीन रिलीज़ होती है, तो वो आपने कलेक्ट कर लेनी है. तो स्टैटिक जीके की बुक में तो आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा पूरा, और सारे के सारा डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ. ठीक है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो स्टैटिक जीके की बुक से. ओके, और अगर क्विज़ लगानी है तो फिर यूट्यूब से लगा लो. ओके, दूसरी चीज़ ये कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है. जैसे कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन जो कि मैंने अभी बताया, तो ऐसे कई सारे जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उसका अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टैटिक जीके का पार्ट. स्टैटिक जीके आपने रोज़ प्रिपेयर करना है, अभी से स्टार्ट कर दो. ठीक है, अब ये पढ़ना कैसे है, तो जैसे कि नेशनल पार्क से, आज नेशनल पार्क
जो मैंने पढ़ा है डे 1 में आज जो मैंने पढ़ा है, तो नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, डे 1 का जो पढ़ के रखा है आपने नेशनल पार्क वो पहले रिवाइज़ करना है। वो रिवाइज़ करने के बाद फिर डे 2 का जो नया बचे हुए जो नेशनल पार्क्स है वो पढ़ो। तीसरे दिन आपने क्या करना है, पहले और दूसरे दिन आपने जो पढ़ के रखा है ना नेशनल पार्क उसको पहले रिवाइज़ करना है और फिर तीसरे दिन का नया पढ़ना है, ऐसे करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो पहले पढ़ रखा है वो भूल जाओगे, ऐसे पढ़ाई को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टैटिक जीके की बात। अभी हम आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस में होता क्या है एक्चुअली, बैंकिंग अवेयरनेस में भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो स्टैटिक बैंकिंग और दूसरा होता है हमारा करंट बैंकिंग। ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग एंड करंट बैंकिंग, इसमें भी अब स्टैटिक बैंकिंग का मतलब क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। पहले कोलकाता में था, कोलकाता में, अब कोलकाता से मुंबई क्यों आया, क्योंकि 1935 तक जो कि ब्रिटिशर्स का राज चलता था, उस वक्त हमारी जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। उसके बाद फिर 1937 में, मतलब 2 साल बाद, इन्होंने क्या किया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया आरबीआई की हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आती है स्टैटिक बैंकिंग में। जैसे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, जो कि मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताऊंगी। सो ये सारी चीज़ें हैं स्टैटिक बैंकिंग की, जो कि कांस्टेंट रहती है। अब सीआरआर मतलब जो भी है उसका मतलब वो तो वैसे ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं हो जाएगी उसकी डेफिनेशन। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करंट बैंकिंग। तो करंट बैंकिंग में होता क्या है, जैसे आज की डेट में एक न्यूज़ है यूनियन बैंक की, सपोज कि यूनियन बैंक ने ना कोई एक स्कीम लॉन्च की है, तो ये करंट न्यूज़ हो गई, मतलब करंट बैंकिंग की न्यूज़ हो गई। अगर यूनियन बैंक ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन की है, सो दैट इज़ ऑफ करंट बैंकिंग। ओके, आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बैंकिंग एंड करंट बैंकिंग। और तीसरा सेक्शन होता है हमारा वही करंट अफेयर्स। जैसे कि इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स बताए थे, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के लिए मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे पेज पर। इससे पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाओगे ना, तब कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसका मतलब आपको पता नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें मैं आज थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। जब आप स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाओगे, तो आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, एम्बेसडर। एम्बेसडर में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ब्रांड एम्बेसडर और दूसरा क्या होता है, एम्बेसी वाला एम्बेसडर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि ये विकास सावंत एकेडमी है, ये विकास सावंत एकेडमी का जो ब्रांड है वो मुझे ऑल ओवर इंडिया मुझे प्रमोट करना है इसे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, उनको अगर मैं एज एन एम्बेसडर अपॉइंट करूँ मेरे ब्रांड के लिए, मेरे ब्रांड के प्रमोशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे वो इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे सपोज मैंने शाहरुख खान को अपॉइंट कर लिया तो मेरे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, सो ही विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकास सावंत एकेडमी। ठीक है, उसके बाद एम्बेसी वाला जो होता है, एम्बेसी मतलब क्या, हर एक कंट्री में क्या होता है, एक एम्बेसी होते हैं हर एक कंट्री की। जैसे ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था ना, ठीक है, तो यूक्रेन में भी अपनी इंडिया की एम्बेसी होगी, रशिया में भी एम्बेसी होगी। तो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था रशिया के साथ, तो उसमें जो एनआरआईज फंसे थे, एनआरआईज मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, तो जो हमारे एनआरआईज फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको सेफली निकालना था और अपने घरों में लाना था, मतलब इंडिया में वापस लाना था सेफली। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की। हमारे इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, इनकी जिम्मेदारी है ये। तो ये जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है ये क्या करती है, एम्बेसी में एक आईएफएस ऑफिसर, दैट मीन्स एक इंडियन फॉरेन ऑफिसर अपॉइंट होता है। एक मिनट हो, चलो मैं नीचे लिख लेती हूँ। एम्बेसडर समझा रही थी ना मैं आपको, एम्बेसडर
ठीक है। सो ये जो एम्बेसी वाला एम्बेसडर मैं आपको समझा रही थी, तो एम्बेसी होती है हर एक कंट्री में, ठीक है। जैसे रशिया का अभी मैंने एग्जांपल दिया, रशिया, यूक्रेन, और ये ले लो इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनआरआईज फंसे हैं, इसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी? हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी। तो एम्बेसी में कौन अपॉइंट होता है? आईएफएस ऑफिसर, दैट मीन्स इंडियन फॉरेन ऑफिसर, ना कि फॉरेस्ट ऑफिसर। इंडियन फॉरेन ऑफिसर अपॉइंट होता है, तो इसी को कहते हैं एम्बेसी वाला एम्बेसडर, ठीक है। जैसे कि इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स जो है उनको जनरली दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाता है, ठीक है। उनकी पोस्टिंग दूसरी कंट्री में होती है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। जो जैसे सपोज़ कोई इंडियन फॉरेन ऑफिसर है यूक्रेन में, तो वो क्या करेगा? जो यूक्रेन में जो एम्बेसी है उसको संभालेगा। अब करेगा क्या, वो उसका काम क्या है? जैसे कि सपोज़ मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ यूक्रेन में, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद मेरी कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी तो होगी, ऐसे ही थोड़ी ना कोई अपने कंट्री में घुसने देंगे हमें। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो सब जिम्मेदारी किसकी? ये एम्बेसी वाले एम्बेसडर की, ठीक है। वैसे यूक्रेन में दंगे फसाद हो रहे थे, तो एनआरआई को निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो एम्बेसी वाला एम्बेसडर है उसकी। लेकिन इसको ऑर्डर कौन देगा? तो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडिया की, राइट। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद स्टैटिक जीके में आप जब पढ़ोगे चीफ मिनिस्टर्स, हर एक स्टेट्स एंड हर एक यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब पढ़ोगे आप। तो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है? जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट्स के लिए अपॉइंट होते हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है ये यूनियन टेरिटरीज के लिए अपॉइंट होते हैं, ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटीज़ के लिए एंड गवर्नर्स स्टेट्स के लिए। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अभी रिसेंटली एक नई बैंक लॉन्च हुई है। नई बैंक नहीं बोलूँगी मैं, एक नए टाइप की बैंक लॉन्च हुई है। इसको बोला गया है नियो बैंक। ना व्हाट डू यू मीन बाय नियो बैंक? ऐसी बैंक जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या वो भूत है? हाँ, भूत जैसे ही समझो। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। सपोज मैं कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, डरना मत, ठीक है। मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ। अगर मैं सपोज कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं बस एक स्पिरिट हूँ, तो मैं क्या करूँगी? डिजिटली तो मैं ऑपरेट कर सकती हूँ ना। ये नियो बैंक भी वही काम करती है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, ओके। ये क्या करती है? सारे कामकाज, जो भी अकाउंट ओपन करना है, किसी को लोन देना है, जो भी बैंक के कामकाज होते हैं वो सब डिजिटली डील करते हैं, ठीक है। तो इसको ना दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है डिजिटल बैंक। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नियो बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल बैंक, ओके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज कैड, एंड एक होता है करंट अकाउंट सरप्लस। मैं यहाँ पर लिख के रखती हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट, और एक होता है करंट अकाउंट सरप्लस, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट? जब इंपोर्ट कंट्री में ज़्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा, हम किसी से मंगवा रहे हैं चीज़ें, हमारे यहाँ पर अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो वो फूड प्रोडक्ट्स सपोज हम मंगवा रहे हैं किसी और कंट्री से, तो हम क्या करें? हमारा पैसा ज़्यादा खर्च करें एज़ कम्पेयर टू अर्निंग, ठीक है। मतलब परचेसिंग ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्निंग। सो ये क्या हो गया? हमारी कंट्री के लिए धीरे धीरे लॉस होता चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है। और करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंपोर्ट, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है। इसलिए यूएसए को कहा जाता है कि सभी चीज़ों में ये सुखी संपन्न है,
ठीक है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, इसको दूर करने के लिए, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन करने के काम कर रहे हैं। और इसका दूसरा तरीका पता है क्या हो सकता है? जैसे हमारे एनआरआईज है, सपोज़ कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय नहीं, कैसे एग्जांपल बताऊँ मैं, जैसे सपोज़ मैं हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दूसरे कंट्री में जाकर 1 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल काम करके वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके आ सकती हूँ। एक्सपीरियंस तो अब मैंने ले लिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने इंडिया में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकती हूँ, अपना एक प्लान खोल सकती हूँ, सो दैट हम हमारी ही कंट्री में प्रोडक्शन करें। तो ये एक तरीका हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट को दूर करने का। ठीक है। इसके बाद मैं और एक चीज़ बताती हूँ। अभी रिसेंटली ना जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, ओके, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन स्कीम लॉन्च की है फॉर वीमेन। सो वो रिजर्वेशन में दिया गया 30% रिजर्वेशन टू वीमेन। तो इसमें ना रिजर्वेशन में इन्होंने बोला है कि हमने इन वीमेन को दिया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसे दो टाइप्स होते हैं। सो वर्टिकल को ऐसे एरो बना लो, हॉरिजॉन्टल को मैं ऐसे एरो बना लेती हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल रिजर्वेशन? पहले ये मैं बताऊंगी, ये इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल रिजर्वेशन? जो भी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, इनको रिजर्वेशन कर रहे हैं प्रोवाइड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कैटेगरीज है इनका लाइफस्टाइल अपलिफ्ट करने के लिए, इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में ये रिजर्वेशन दिलाया जाता है। ठीक है। तो SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशंस होते हैं, दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन। नो, व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? एक्सेप्ट कैटेगरी, मतलब नॉन कैटेगरी बेस्ड जो भी रिजर्वेशन रहेंगे, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब इसमें क्या हो सकते हैं? वीमेन आ सकती है, और कौन आ सकते हैं यहाँ पर? हैंडीकैप्ड आ सकते हैं। ठीक है। और कौन आ सकते हैं इसमें? एसिड अटैक विक्टिम्स आ सकते हैं। ठीक है। और कौन आ सकते हैं? रेप विक्टिम्स आ सकते हैं इसमें। ठीक है। मतलब जो भी नॉन कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन माना जाएगा, और अगर कैटेगरी बेस्ड मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक था अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। तो आज हम देख लेंगे अवार्ड्स, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे स्पोर्ट्स। ओके। तो देखो, अवार्ड्स में मैं सारी न्यूज़ तो नहीं लूँगी, तो हमने करना क्या है, अवार्ड्स की न्यूज़ में इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि हमें एक आइडिया आना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर मैंने पूरा सैम्पल के लिए ले लिया आपको दिखाने के लिए। जैसे आप मैगज़ीन पढ़ोगे तो मैगज़ीन में यही सब दिया रहेगा ऐसे ही, तो आपने मैगज़ीन को प्रिपेयर कैसे करना है, सी। जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, आई एम रियली प्राउड ऑफ, मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है इस लेडी पे। एक्चुअली यू नो शी इज़ ट्राइबल, ओके, मतलब ST से ये बिलोंग करती है, और इन्होंने, इससे भी बड़ी बात ये कि इन्होंने अपनी पूरी फैमिली ये खो चुकी है। इनके बच्चे शायद किसी एक्सीडेंटल डेथ में चले गए, उसके बाद इनके हस्बैंड भी चले गए, मतलब अपना पूरा परिवार ख़त्म हो गया इनका। एंड स्टिल इन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ चैरिटी की, सोशल वर्क किया, एंड नाउ शी इज़ प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। तो ये जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्हें रिसेंटली सूरीनेम जो है ये कंट्री का नाम है। ठीक है। सूरीनाम बोलो या सूरीनेम बोलो, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। सो सूरीनेम कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ना है कि किस चीज़ के लिए दिया गया, ऐसा क्या किया उन्होंने, डोंट रीड अप एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है। आपने क्या पढ़ना है, बस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको किस कंट्री ने दिया है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सूरीनेम ने। तो अब क्या करना है आपने, ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है अभी, मतलब ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है अवार्ड्स का, तो आपने थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी यहाँ पे पढ़ लेना इससे रिलेटेड। सूरीनेम जो है, तो सूरीनेम की कैपिटल क्या है,
करेंसी क्या है, ये भी आपने देख लेना इसी के साथ, ठीक है। तो इसी बहाने से आपका वो स्टैटिक जीके भी हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ आई एम सॉरी RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज़, ठीक है। तो ये 5th एडिशन का RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज़ है, जो कि एक्टर एंड ऑथर है पीटरसन जोसेफ, इन्हें दिया गया, ठीक है। तो इनकी जो नोवेल है दैट इज़ द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सैंको, इस नोवेल के लिए इन्हें ये क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज़ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, किस लिए दिया गया ये नहीं पढ़ा हमने, क्यों, क्योंकि इन्हें किसी बुक के लिए नहीं मिला है, इन्होंने ज़रूर ऐसा कोई काम किया होगा क्योंकि प्रेसिडेंट है, शी इज़ नॉट एन ऑथर, ओके। बट जहाँ पर ऑथर अगर दिया है, जैसे यहाँ पर बोला एक्टर एंड ऑथर, तो इनकी बुक आपने देख लेनी है, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बुक का टाइटल दिया हो और पूछा जाए कि चलो बताओ इसके ऑथर कौन है, या फिर ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन कि ये जो द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सैंको है, इस नॉवेल के लिए ना किसी एक ऑथर को RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज़ दिया गया, अब बताओ इसके ऑथर। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है 2023 इकबाल मसीह अवार्ड, ठीक है। तो ये US का जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, इन्होंने ये दिया इकबाल मसीह अवार्ड। सो ये चेन्नई बेस्ड जो लॉयर है, लॉयर एक्टिविस्ट ललिता नटराजन, इन्हें ये दिया गया फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इतना नहीं पढ़ना है, शी इज़ नॉट एन ऑथर, ओके। सो बस इन्हें US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने मसीह अवार्ड दिया गया, किसको, ललिता नटराजन को, बस इतना पढ़ना है, ओके। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन फिल्म जो है दैट इज़ व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो ये जो इंडियन फिल्म है जिसका ये टाइटल है, इसे दिया गया WHO अवार्ड, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड इन्हें दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। तो बस इतना पढ़ना है इसमें। इसके बाद जो हमारे RBI के गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर, दैट इज शक्तिकांता दास, ये 25th गवर्नर है, 25th गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। तो ये जो RBI चीफ है शक्तिकांता दास, इन्हें रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एट लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में। तो इन्हें ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोविड पैंडेमिक में जैसे इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इसमें भी इन्होंने जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस है वो स्मूथली चलने दिए। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे कोई बैंक एम्प्लॉय हो, आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स, तो कोविड के टाइम पे भी वो बैंक जाते थे, है ना। सो लोगों को पैसे की कोई दिक्कत ना हो, जब चाहे तब निकाल सके, इसी के लिए इन्होंने स्मूथली सब कुछ हैंडल किया, तो इसीलिए इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया अवार्ड। इसके बाद ये जो एलिज़ाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ है, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन एंड राइटर है रामचंद्र गुहा, इन्होंने एक बुक ऑथर की है। इस बुक का नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइट इंडियाज़ फ्रीडम। अब ये ऑथर है तो इनकी बुक तो हमें पढ़नी है, मतलब टाइटल पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ने जाना है, ठीक है। तो ये हमने ये टाइटल पढ़ लिया, टाइटल याद रखना और ऑथर का नाम याद रखना, और ये इनको कौन सा प्राइज़ दिया गया ये याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है GSITI हैदराबाद जो है, मतलब कि ये एक इंस्टीट्यूट है, इनको मिला है अति उत्तम एक्रेडिएशन। तो ये किस लिए दिया गया, डोंट रीड इट, ठीक है। इसके बाद जर्मन पीस प्राइज़, एक और पीस प्राइज़ होता है दैट इज़ गांधी पीस प्राइज़। तो जो प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ है, ये दिया गया ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुश्दी जी को, ठीक है। अब इनकी कोई बुक दी है क्या, टाइटल दिया है क्या इस बुक का, देख लो, यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। बस इन्हें इनकी लवली लव ऑफ स्टोरी टेलिंग के लिए, इनको मतलब इनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये जर्मन पीस प्राइज़ दिया गया, बस इतना ही दिया। तो इनकी बुक फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर नहीं दी है तो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जर्मन पीस प्राइज़ फॉर 2021। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो 2023 चल रहा है, फिर ये 2021 क्यों दिया है। तो जैसे कि कोविड का जो टाइम था, 1 साल 2 साल, तो तब ना 1-2 साल कोई भी अवार्ड सेरेमनी, कुछ अवार्ड सेरेमनीज एंड स्पोर्ट्स ना ऑर्गेनाइज नहीं किए गए थे, कोविड स्प्रीड होगा इसलिए, तो इसीलिए वो अब दिए जा रहे,
ठीक है। तो इसलिए आपको कई कबार दिख सकता है अवार्ड 2021, 2022। तो ये नहीं सोचना कि वो लास्ट ईयर की न्यूज़ है ना, ये इस साल की न्यूज़ है। ओके। सो ये जो गांधी पीस प्राइज है 2021 का, ये दिया गया गोरखपुर की एक गीता प्रेस है। इन्हें एक मिनट में दिखाती हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। गोरखपुर की जो गीता प्रेस है, इसे ये गांधी पीस प्राइज़ दिया गया। अब ज़रूरी नहीं कि ये अवार्ड किसी इंडिविजुअल को ही दिया जाएगा, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाए उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये गांधी पीस प्राइज़ मतलब क्या, जो गांधी जी के थॉट्स थे, ठीक है, कि नॉन वायलेंट तरीके से हमें सारे काम करने हैं, तो इसके मार्ग पर ये चल रहे होंगे, तो इन्हें ये दिया गया गीता प्रेस को ये गोरखपुर अवार्ड। और इस साल ना एक नया अवार्ड निकला है, दैट इज़ फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। तो ये दिया गया एक जो रिनोन्ड पोएट एंड साहित्य अकेदमी अवार्ड के जो रेसिपिएंट है, जिनका नाम है आचार्य एन गोपी। ठीक है। इन्हें ये फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड दिया गया। फर्स्ट इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। तो ये दिया गया एक राइटर है प्रिया एएस इन्हें। अब देखते हैं इनकी कोई नॉवेल है क्या। हाँ, इनके मलयालम लैंग्वेज की एक नॉवेल है पेरू मजाए थे कुंजी थालुकाल। इसका मतलब है इंग्लिश में द चिल्ड्रन हु नेवर विथन्ड। ठीक है। तो इस नॉवेल के लिए इनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। ओके। इसके बाद जो इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइट, ये दिया गया हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। इन्हें ये इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर दिया गया। ठीक है। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, ये ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने इजिप्ट को 1997 के बाद फर्स्ट टाइम विजिट किया है। ठीक है। इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, दैट इज़ अजय बांगा, जो कि इंडियन है, नाम से ही पता चल रहा होगा। ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, बैंक से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो ज़रूरतमंद कंट्रीज़ है, जैसे किसी कंट्री में नेचुरल डिज़ास्टर हुआ या किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो रही है, जैसे कि अभी क्या नाम है, पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो डाउन है, तो ऐसे अफेक्टेड कंट्रीज़ को ये फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बांगा, इन्होंने टॉप किया है यूएस ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट में। ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात निकली है तो मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ये भी एशिया की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी क्या करती है, ऐसे कंट्रीज़ को लोन देती है या फंड देती है जो कि अफेक्टेड हो। ओके। सो एक पाकिस्तान की स्टोरी सुनाती हूँ मैं। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डाउन है, इन्होंने क्या किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से काफ़ी सारा लोन लेके रखा। इनकी लोन क्या बोलते हैं, रिपे करने की इनकी औकात ही नहीं है ही नहीं इनके पास पैसा, तो क्या ही देंगे ये। तो काफ़ी सारा लोन लेके रखा है इन्होंने एडीबी से, और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कंट्री से, इन लोगों से पैसा लेके रखा है। तो एडीबी ने, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको क्या बोला, एक काम करते हैं, आपसे तो होने से रहा एक अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, आप नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम कोई एक ऑफिशियल भेजेंगे आपके पास, तो वो आपको मदद करेगा आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में। ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी कंट्री को हो सके तो बचा पाए। और रिसेंटली अभी क्या हुआ है, करंट न्यूज़ में है कि चाइना पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने के पीछे ये बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करेंगे चाइना का, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हो, उससे आपकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी अपलिफ्ट होने में आपको हमसे मदद मिलेगी। ठीक है। मतलब ये चाइना की ना कंस्पायरेसी है। चाइना इतना तो भोला भाला है नहीं, इतना तो क्या बोलते हैं, सज्जन तो है नहीं। चाइना क्या कर रहा है, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब उनको जगह कम पड़ रही है अपनी कंट्री में, तो वो धीरे धीरे ना इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अब इंडिया वाले तो भाव नहीं दे रहे, आने ही नहीं दे रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरफ फिसलने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान की तो है ही इकोनॉमी डाउन, तो वो तो बेचारा ठहरा और वो हमेशा चाइना से मदद लेके रहता है। चाइना ने अपना फ्रेंड बना लिया उसको, तो चाइना धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, चाइनीज़ वहाँ पर फिसलने की कोशिश करेंगे। और जो चाइना है ना, जैसे हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना क्लेम कर रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये एशियंट वर्ल्ड में हमारा था, चाइना का था, तो आप अरुणाचल प्रदेश हमको दे दो। और एक पागलपन क्या किया है चाइना वालों ने, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स है, उन 11 डिस्ट्रिक्ट्स के ना नाम ही चेंज कर दिए अपने ही मन से। उनका कोई अधिकार भी नहीं है अपने इंडिया पे, मतलब चाइनीज़ में रख दिए उन्होंने। पता नहीं ये चाइनीज़ में नामकरण करके ये लोग क्या करने वाले। 11 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम चेंज करके उन्होंने चाइनीज़ में रख दिए। तो अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है, जो ऑनररी डॉक्टरेट है इन यूके, ये दिया गया जो हमारे इंडियन सिंगर एंड कंपोज़र है जिनका नाम है शंकर महादेवन। इन्हें ये ऑनररी डॉक्टरेट इन यूके दिया गया। बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। तो इनको किसने दिया, बाय बिर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी ने इन लंदन। तो अगर दिया है सेरेमनी का नाम और प्लेस तो पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। तो आपको पढ़ना क्या है, एक तो अवार्ड कौन सा है, किसे दिया गया, अगर ऑथर है तो उनकी नॉवल भी पढ़ लेनी है, और जहाँ पर दिया गया जिस सेरेमनी में उसकी प्लेस पढ़ लेनी है। बस इतना है, 4 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंडियन मेडिकल अवार्ड जो है वो दिया गया डॉक्टर के वेणुगोपाल जी को, जो कि जनरल हॉस्पिटल अलपुजा में ये चीफ कंसल्टेंट है। ओके। इसके बाद बिल बोर्स इनॉग्रल में लेटिन वुमेन ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया शकीरा को। आपने शकीरा के सॉन्ग सुने होंगे। ओके। शकीरा के सॉन्ग्स है ना काफ़ी मज़ेदार है, आप सुन सकते हो यूट्यूब पे, ट्राई करके देखना। तो ये म्यूज़िक व्यूज़िक का ये सब पता नहीं करना यहाँ पे हमें, बस शकीरा जो है इन्हें दिया गया ये लेटिन वुमेन ऑफ द ईयर। इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है बाफ्ता फेलोशिप इन लंदन। तो ये जो बाफ्ता फेलोशिप है ये हाईएस्ट ऑनर है बाय ब्रिटिश एकेडमी, जो कि फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर जो है मीरा सियाल, इनका नाम है मीरा सियाल, इन्हें ये दिया गया, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अवार्ड है विनर ऑफ लिप्सिक बुक प्राइज़। तो ये दिया गया रशियन राइटर जो है मारिया स्टेपानोवा, इनको ये दिया गया, ठीक है। लिप्जिग बुक प्राइज़ फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी नॉवल का नाम यहाँ पर दिया है कि हाँ, इन हर नॉवल इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। तो ये नॉवल का नाम याद कर लेना है, मेमोरी ऑफ मेमोरी। ओके। इसके लिए इन्हें लिप्सिग बुक प्राइज़ दिया गया। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया। और रिसेंटली ना इनकी एक बुक भी किसी ने लिखी है, इनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में इसमें बताया गया है। एक आदित्य टू योगी आदित्यनाथ ऐसे कुछ दिया, मतलब इनका पहला नाम था आदित्य, और ये योगी आदित्यनाथ कैसे बने इसकी पूरी जर्नी उस बुक में दी है। शायद 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है, वो आप मैगज़ीन कलेक्ट कर सकते हो सर से, ठीक है। तो इन्हें ये डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड दिया गया, और ये एडिशन कौन सी है, 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ओके। इसके बाद सागर श्रेष्ठ अवार्ड दिया गया कोचीन पोर्ट को। कोची कहाँ पर है, केरला में, जहाँ पर वास्को डी गामा पहुँचे थे, ठीक है, इंडिया की खोज करते करते, वो कोची पोर्ट, इसको दिया गया सागर श्रेष्ठ अवार्ड। हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस वो याद आया मुझे तो बता रही हूँ। इसके बाद फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया किसे, जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है ना एन चंद्रशेखरन, इन्हें यह अवार्ड दिया गया फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाँ, इससे मुझे एक बात याद आई, जो टाटा ग्रुप के जो प्रीवियस चेयरमैन थे ना साइरस मिस्त्री, वो शायद 6-7 महीने पहले उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। वो चीज़ भी आप याद रख सकते हो अगर पूछे तो। इसके बाद बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया किसे, जो डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है दैट इज़ गौरी, विच इज़ डायरेक्टेड बाय क्या नाम है इनका, एक मिनट देख लेती हूँ, कविता लंकेश, ठीक है। ये बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया। गौरी डॉक्यूमेंट्री का नाम है, ये लड़की का या ऑथर का नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट्री का नाम है, और इसे डायरेक्ट किया है
कविता लंकेश एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मॉन्ट्रियल 2023। बस इतना पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 ये मिला है चंडीगढ़ को, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को ये दिया गया स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम ऑफलाइन कोई सुपरविजन करता है, जैसे कि सपोज मैं एम्प्लॉय हूँ विकास सावंत एकेडमी की, और ऑफलाइन अगर सिस्टम है तो ऑफलाइन में क्या करेंगे, जो सावंत सर है वो मुझे ऑफलाइन सुपरवाइज करेंगे। अगर ऑनलाइन है, ऑनलाइन जैसे अभी क्लास हो रही है हमारी, तो मुझे ऑनलाइन सुपरवाइज करेंगे कि ठीक से पढ़ा रही है या नहीं, क्लासेस रेगुलर ले रही है या नहीं, टाइम पे ले रही है या नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं ई गवर्नेंस, दैट मीन्स डिजिटली सुपरवाइज करना किसी को, ठीक है। सो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन था, और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ ना हम कल लेंगे। कल के लिए आपको होमवर्क दे के रखती हूँ, नेशनल न्यूज़, ठीक है। दूसरा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आपने करना क्या है कि जो नेशनल न्यूज़ है इसकी 10 न्यूज़ बना के लानी है कल, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसकी 10 न्यूज़ बना के लानी है। सो यार क्या होगा, आपके पास भी 10 न्यूज़ रहेगी, और जो उसमें 10 न्यूज़ नहीं है वो मेरे पास रहेगी, उसमें से आपका पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। मतलब पढ़ना हो जाएगा कि आपको मैगज़ीन तो वैसे भी मिल ही जाएगी, बट होता क्या है ना, जब हमारे आंखों के नीचे से हम चला जाता है ना एक बार, तो वो हमें याद हो जाता है, मतलब आपकी पढ़ने की जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना वो बच जाएगी, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो 10-10 न्यूज़ आप बना कर लाओ, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।